अच्छे के साथ अच्छे बनो लेकिन बुरे के साथ बुरे कभी मत बनो, क्योंकि पानी के साथ गंदगी आप साफ कर सकते हैं लेकिन जो गंदगी होती है उससे आप कभी भी किसी गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 जुलाई करंट अफेयर बोलते कि आज की वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्टर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर सेशन पर आधारित होगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न था कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो देखिए, इनका नाम है द रॉक। और देखिए, इस न्यूज से जुड़ी जो विशेष बातें थी मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा सारे डाटा को, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दूसरा था किस पेमेंट बैंक के द्वारा भविष्य नामक एक जो है बचत खाता सेवा शुरू की गई है। तो देखिए, इसको शुरू किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और चौथा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ हाल ही में साझेदारी की है। तो देखिए, ये संस्था आपकी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं जयंत कृष्णा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कूलीबली का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके एमादू गोन कूलीबली हैं ये जो है आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन रिसेंटली जो है ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं पाया और ये पास्ट अवे हो गए यानी कि इनका निधन हो गया। तो याद रखिए कि एमादू गोन कूलीबली आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और जो आपका देश है आइवरी कोस्ट, इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए, जो आपका आइवरी कोस्ट है इसकी राजधानी है यामोसुक्रो और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। और देखिए, जो आपका आइवरी कोस्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए, आपका वर्ल्ड मैप खुल गया और ये जो आपका यहाँ पे पार्ट दिख रहा है आपका अफ्रीकन रीजन है और इसके पश्चिमी सिरे में देखिए जो हमारा मैप होता है तो मैप में ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ और ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम वेस्ट यानी कि पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है कौन सा देश, आइवरी कोस्ट। और देखिए, आइवरी कोस्ट के मैप को अगर जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको जो है नज़ारा दिखेगा। और आइवरी कोस्ट जो है ये अपनी सीमाएं घाना, बुर्किना फासो, माली, गुइनिया और लाइबेरिया के साथ जो है सीमा बनाते हुए दिखेगा। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा आइवरी कोस्ट के बारे में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका मिस्र यानी कि इजिप्ट है। देखिए, मिस्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं इजिप्ट। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इजिप्ट और मिस्र कहीं लिखा हो तो दोनों एक चीज़ है। देखिए, जो आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र देश है तो इसकी जो खिलाड़ी हैं रानेम एलवेली, ठीक है, ये साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी। और इसके साथ ही इनके नाम से एक जो है रिकॉर्ड भी बना था, ये जो है दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बनी थी। और इनको हमने अरब महिला क्यों कहा, मैं आपको मैप में थोड़ा सा ले चलता हूँ। देखिए, ये आपका मैप दिख रहा है वर्ल्ड मैप, ठीक है, और इसमें जो आपका केवल अफ्रीका का पार्ट है इसको हमने लिया है मैप में। और देखिए, इसमें जो है ये जो लाल घेरा वाला देश है आपका है इजिप्ट यानी कि मिस्र। और इसको अगर जूम करेंगे आप तो कुछ इस प्रकार का आपको जो है एक मैप दिखेगा। और इसके बगल में देखिए इजिप्ट के बगल में आपको लीबिया यहाँ पे इसकी सीमा बनाती हुई दिखेगी। और इस साइड में देखिए आपका रेड सी यानी कि लाल सागर दिख रहा है और इसके जस्ट ऊपर इजिप्ट के यहाँ पे देखिए नॉर्थ साइड में मेडिटेरियन सी दिख रहा है यानी कि भूमध्य सागर। तो रेड से ही यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को देखिए जोड़ने के लिए पुराने समय में जो है एक नहर का निर्माण किया गया था, कैनाल का, जिसका नाम था स्वेज नहर। ठीक है, तो जो आपकी स्वेज नहर है ये जोड़ती किसको है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। और ये प्रश्न मुझे तो लगता है कि मतलब लगभग जब से एग्जामिनेशन हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तब से हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो आज से आपको याद रखना है कि जो आपका स्वेज नहर यानी कि स्वेज कैनाल है ये रेड सी यानी कि लाल सागर को मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को जोड़ता है। और हम बात कर रहे थे मिस्र की यानी कि इजिप्ट की। तो देखिए, जो आपका इजिप्ट है, देखिए आपको बता दूं ये आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका को ये किससे कनेक्ट कर रहा है, देखिए बगल में यहाँ पे है आपका सऊदी अरब, इराक, सीरिया। ठीक है,
तो ये सभी जो है जो आपके देश हैं आपके हैं मिडिल ईस्ट एशिया के, तो इनको जो है ये कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनसे ये कनेक्टेड है इजिप्ट यानी कि मिस्र। और देखिए जब का इजिप्ट है तो इसकी कैपिटल है कायरो और यहाँ की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 9.84 करोड़। तो इजिप्ट के बारे में ये सारी विशेष बात याद रखिएगा। और जो आपको मैंने ये सुएज नहर के बारे में बताया है, ये जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, इसको जरूर याद रखिएगा आप। और तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। अभी हाल ही में इन्होंने विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यार्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। और देखिए इससे पहले जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इनकी जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार है ये हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त, देखिए अर्ध स्वायत्त क्षेत्र मतलब बोला गया है यहाँ पे जो है जो हांगकांग देश है उसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर जो है सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के जो है कदम से खतरा है, ठीक है। देखिए चीन जो है ये बहुत सारे अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों पे कब्जा जमा रहा है, जिसमें हांगकांग भी शामिल है, बगल में वियतनाम है उसमें भी थोड़ा सा बहुत इसने चढ़ाई कर दी है। और ये जो है मतलब दावा करता रहा है कि जो आपका तिब्बत वगैरह है, ठीक है, तो तिब्बत भी इसी का पार्ट है। और इसका जो हांगकांग क्षेत्र है बगल का, ठीक है, सटा हुआ, तो हांगकांग पे भी इसने लगभग समझ लीजिए आधे तरीके से, मतलब यहाँ पे देखिए कहा गया है अर्ध स्वायत्त क्षेत्र, ठीक है, तो लगभग आधे तरीके से कब्जा जमा लिया है आंशिक रूप से। तो चीन चाहता है कि हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ पे हो जाए, हांगकांग में, और वहाँ की जनता इसीलिए चीन का विरोध कर रही है। और देखिए हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप में। देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, पॉपुलेशन यहाँ की है 2.5 करोड़, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गूगल प्लस, तो इसको जो है किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो देखिए गूगल ने भी हाल ही में अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम गूगल प्लस है, इसको लॉन्च किया है गूगल करेंट्स के नाम से। ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है। देखिए जो आपका गूगल करेंट्स है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर से को जो है हासिल करने में सक्षम बनाती है। तो गूगल करेंट्स के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और गूगल कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गूगल जो ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसके वर्तमान में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है सुंदर पिचाई। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक। और देखिए आपको बता दूं जो आपका गूगल कंपनी है तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और इसकी स्थापना लैरी पेज और सर्जी बिन नामक जो है 2 व्यक्तियों ने की थी, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ जिनका नाम है राज किरण राय, इनका जो कार्यकाल है ये आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विलय की प्रक्रिया के मद्देनजर कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए जबकि राज किरण राय हैं इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है टोटल 2 सालों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के पद पर, ठीक है। तो देखिए जो आपके राय साहब के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपके राज किरण राय हैं ये 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक के लिए जो है 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए थे। और अभी हाल ही में इनको जो है कार्यकाल का विस्तार भी मिल गया है, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो यानी कि अब जो ये 2022 तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम था? तो देखिए बीसीसीआई के जो सीईओ थे यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे राहुल जौहरी जी, इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये जो है भारत में क्रिकेट की नियामक संस्था है। और देखिए जो आपका बीसीसीआई इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली जी और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। और ये क्रिकेट की नियामक संस्था भारत में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज से याद रखिएगा, ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया? तो देखिए जबकि चार्ली डेनियल है ये अमेरिका के जो है एक संगीतकार थे और इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध फीट ट्यून थी ये थी आपकी द डेविल वेंट टू डाउन टू जॉर्जिया, जिसके लिए इन्होंने इनको जो है
1979 में एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। और देखिए इनको 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया था। तो चार्ली डेनियल के बारे में डिटेल शेयर किया, ये जो है एक अमेरिकी संगीतकार थे। आठवां की हाल ही में किस संस्था की इमारत को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो देखिए ये संस्था आपकी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और इसकी जो बिल्डिंग है कुछ इस प्रकार से दिखती है और इसको ओलंपिक हाउस नाम दिया गया है। और ये जो है दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। और देखिए आपको बता दूं जो आपकी ये बिल्डिंग है इसका उद्घाटन कब किया गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस बिल्डिंग का उद्घाटन पिछले साल यानी कि 2019 में 23 जून को किया गया था, जो कि स्थिरता के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। देखिए आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। तो ये बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से दिखती है। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसकी बिल्डिंग के बारे में हमने बात की, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में और प्रेसिडेंट इसके हैं वर्तमान में थॉमस बैक। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस में की गई थी। नवा प्रश्न है, एक संस्था जिसका नाम है जोन्स लैंग लॉसेल। तो देखिए इसने अभी हाल ही में अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है 2020 का, इसमें भारत को जो है 34वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि जोन्स लैंग लॉसेल ने अभी हाल ही में जो आपका द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में एक बार जारी होने वाला ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, तो ये जारी किया है। और इसमें इसने भारत को 34वां स्थान दिया है। और देखिए इस ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में पहले स्थान पर आपका है यूनाइटेड किंगडम, इसकी स्कोर रही 1.31। और देखिए 1.35 स्कोर के साथ जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है, ये दूसरे स्थान पर रहा। और देखिए इस ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा, चौथे स्थान पर फ्रांस, पांचवें स्थान पर कनाडा, छठे स्थान पर न्यूजीलैंड, सातवें स्थान पर नीदरलैंड, आठवें स्थान पर आयरलैंड, नौवें स्थान पर स्वीडन, 10वें स्थान पर जर्मनी और 34वें स्थान पर आपका भारत रहा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सबकी रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए। और जो आपका ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, तो देखिए ये जो है 210 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें स्थिरता, लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, प्रॉपटेक और विकल्प पर जो है आधारित डेटा शामिल है। और जो आपका ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, तो देखिए इसमें जो है 99 देशों और क्षेत्रों सहित कुल 163 शहरों को जो है कवर किया गया है। और इन डाटा को कलेक्ट करके जो है फिर बनाया गया है आपका ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। और देखिए इसमें जो है ये जो आपके घटक मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। तो इनको जो कुछ प्रतिशत के साथ 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और ये क्षेत्र कौन से हैं? देखिए पहला क्षेत्र आपका है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो इसमें जो है इसका 25% पार्ट लिया गया है। और मार्केट फंडामेंट्स दूसरा है। तीसरा आपका है गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड व्हीकल्स। और चौथा आपका है रेगुलेटरी एंड लीगल। और पांचवा है ट्रांजेक्शन प्रोसेस। और छठा आपका है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25%, 16.5%, 10%, 23.5%, 15%, 10%। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों को जो है ऐसे आंशिक रूप से यहाँ से डाटा लिए गए और फिर आपका बनाया गया है जो आपका ये ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार किस राज्य का बाजार वित्त वर्ष 2020-21 में कर्ज के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है तमिलनाडु। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि तमिलनाडु ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। और इसको थोड़ा सा और सरल कह सकते हैं सरल रूप से कि तमिलनाडु जो है ये भारत का सबसे बड़ा कर्जखोर राज्य है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में इसने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया। और कितना लिया मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो आपका तमिलनाडु है इसने 2020-21 के वित्त वर्ष में कुल 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कर्जखोर राज्य भारत का ये आपका है महाराष्ट्र, इसने कुल 25,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है, इसने कुल 17,000 करोड़ का कर्ज लिया। और जो आपका फिर राजस्थान है इसने भी जो है 17,000 करोड़ का जो है कर्ज लिया हुआ है। तो ये भारत के टॉप 5 कर्जखोर राज्यों की लिस्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो देखिए ये संस्था आपकी है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस प्रश्न को बस इतना ही याद रखिएगा
कि अभी हाल ही में जो भारत का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसने जो है अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। और ये जब का ये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 12वां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके डॉक्टर सुरेश अमोनकर हैं, ये बिलोंग करते थे गोवा से और ये गोवा के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे। कब रहे थे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो आपके डॉक्टर सुरेश अमोनकर हैं, ये 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा के विधायक चुने गए थे और 2000 में जो है ये मनोहर पर्रिकर की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी जो इन्होंने कार्य किया था और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। ठीक है। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने किस संस्था के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध के लिए जो है एक साझेदारी की है। तो देखिए, ये संस्था आपकी है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। याद रखिएगा कि जो आपका आईआईटी एलुमनी काउंसिल है, इसने जो है अभी हाल ही में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ जो है कोविड-19 और रोगी डाटा विश्लेषण पर जो है शोध के लिए साझेदारी की है। और देखिए, इसके अलावा जो आपका आईआईटी एलुमनी है, ठीक है, यानी कि जो आपके आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद है, इसको हम क्या कहते हैं, आईआईटी एलुमनी काउंसिल। तो इसने जो है दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला जिसका नाम है मेगा लैब, जो कि मुंबई में स्थापित होगी। ठीक है। तो इसके स्थापित करने पर जो है काम कर रही है और इस साझेदारी से जो है विश्व की जो सबसे बेहतर टेस्टिंग और उपचार पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको तैयार करने के साथ साथ वैश्विक डेटा लीडरशिप स्थापित करने की जो है संभावना व्यक्त हो रही है भारत में। ठीक है। और ये जबकि आईआईटी एलुमनी है काउंसिल है, तो देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना जो है 2019 में हुई थी सामाजिक महत्व की परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से। देखिए, आईआईटी के जो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। आपको पता ही है कि आईआईटी में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है, उसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो आपका ये आईआईटी एलुमनी काउंसिल है, तो ये जो है भारत के सभी जो 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी हैं और उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान हैं, तो उनके पूर्व छात्रों और फैकल्टी का जो है ये सबसे बड़ा निकाय है। यानी कि इनके जो जो पूर्व छात्र हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, तो उनका एक यूनियन है। और इसी के साथ जो आपका ये आईआईटी एलुमनी काउंसिल है, देखिए इसने एक और अनाउंसमेंट किया था। देखिए, इसने जो है भारत में दुनिया के सबसे बड़े वायरोलॉजी लैब टेस्टिंग सेंटर का जो है शुभारंभ करने की घोषणा की थी, जिसमें 1 करोड़ परीक्षण करने की क्षमता होगी। और बात करें अगर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की, तो देखिए इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और ये लोकेटेड आपका दिल्ली में है और डायरेक्टर इसके वर्तमान में अनुराग अग्रवाल। 14वां प्रश्न है कि विदेशी समाचार वितरक संगठन जिसका नाम है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, तो इसने अभी हाल ही में निम्न में से किस देश में जो है भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है। तो देखिए, जितने भारत के प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, जी न्यूज़ हो गया, NDTV हो गया, सबको बैन कर दिया गया है नेपाल में। क्यों किया गया बैन? देखिए, ये कदम जो है ये भारतीय न्यूज़ चैनलों के द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें नेपाली नेतृत्व यानी कि नेपाली लीडरशिप को लेकर जो है खराब छवि पेश की गई थी। तो नेपाल की काफ़ी आलोचना की थी हमारे भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने। और हमारे भारत के जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बारे में आप जानते होंगे कि मतलब इतना वो मतलब फेक न्यूज़ चलाते हैं, क्या बताया जाए। तो इसीलिए जो है इनको बैन कर दिया गया नेपाल में। देखिए, पिछले सीजन मैंने आपको बताया था काला पानी विवाद के बारे में, जो कि नेपाल देश के साथ है और ये एक सीमा विवाद है। काला पानी क्षेत्र को नेपाल कहता है कि ये हमारे नेपाल का एक पार्ट है और इंडिया कहता है नहीं ये हमारा पार्ट है। ठीक है। जबकि काला पानी ये भारत का ही जो है एक पार्ट है, जो कि कनेक्ट करता है चीन, नेपाल और इंडिया को। देखिए, आपको बता दूं, भारत के साथ जारी इस तनातनी के बीच में नेपाल के जो केबल ऑपरेटर्स हैं, इसने अपने देश के सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन नेपाल ने दूरदर्शन को जो है इस प्रतिबंध से बाहर रखा है। यानी कि नेपाल में अब केवल दूरदर्शन के सिवा जो है मतलब दूरदर्शन चलेगा, बाकी जितने प्राइवेट न्यूज़ चैनल है भारत के वो नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुआ है? आंसर बताइए इसका। दूसरा कि हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? उत्तर बताइए।
चौथा है कि किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर बताइए। और पांचवा है कि किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? उत्तर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज जरूर कर लाइएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने टॉप 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।